What's up, everyone? So let's start a new topic today. This is Ankit from EcoSeco, and we are going to start with demand. डिमांड एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 11th में भी काम आने वाला है. इफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई, इफ यू आर फ्रॉम आईएससी, इफ यू आर फ्रॉम स्टेट बोर्ड, इफ यू आर फ्रॉम आईबीडीपी, ये आपके सीयूटी में भी काम आने वाला है, ये आपके सीए फाउंडेशन में भी काम आने वाला है, ये बीबीए के बच्चों को भी काम आएगा, बीकॉम के बच्चों को भी काम आएगा. सो बेसिकली एनीवन हु इज स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, हर किसी के लिए डिमांड एक यूजफुल चैप्टर है. एंड डिमांड इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, बिकॉज डिमांड के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बेस्ड है. सो अगर आपका फाउंडेशन क्लियर है, if you know what is demand, then you will be able to do the chapters that we will discuss later on. ठीक. तो सबसे पहला क्वेश्चन, डिमांड होता क्या है? ठीक है. सो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर डिजायर्स, which is backed by willingness and ability to pay at a particular price during a given period of time. सो ये पूरे डेफिनेशन में ना 5 अलग अलग चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. सबसे पहला चीज इज डिमांड शुड इज अ डिजायर. कंज्यूमर के पास एक डिजायर होना चाहिए कोई भी कमोडिटी को खरीदने का. ठीक है. इच्छा होना चाहिए. डिमांड कब बोला जाएगा? व्हेन आई हैव अ डिजायर, मेरा इच्छा है कोई सामान को खरीदने के लिए, विच इज बैक्ड बाय द विलिंगनेस टू पे. विलिंगनेस टू पे का मतलब क्या होता है कि इच्छा होना भी चाहिए मैं शॉपकीपर को पैसे दूं. लेट्स से मैं ये बॉटल खरीदना चाहता हूं, आप लोग को स्क्रीन में बॉटल दिख रहा होगा. मैं ये बॉटल खरीदना चाहता हूँ और शॉपकीपर के पास जाता हूँ. मैं खरीदना चाहता हूँ, दैट इज द डिजायर. मैं शॉपकीपर के पास पहुंचता हूँ एंड शॉपकीपर भाई साहब मेरे को बोलते हैं कि ये बॉटल के आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे. तो 500 रुपए देने का इच्छा भी होना चाहिए, दैट इज विलिंगनेस टू पे. थर्ड पॉइंट इज द अबिलिटी टू पे. अबिलिटी टू पे मतलब मेरा कैपेसिटी भी होना चाहिए, मेरे पास पॉकेट में 500 रुपए होने भी चाहिए कि शॉपकीपर को मैं अपने पॉकेट से निकाल के दे पाऊं एट ए पर्टिकुलर प्राइस, दैट इज 500 रुपीज इन दिस एग्जाम्पल, एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सो ये 5 चीजें जब होती हैं तब जाके हम लोग बोलते हैं डिमांड. अदरवाइज आप उसको सिर्फ डिजायर बोल सकते हो. तो अगर आपको एक कार खरीदने का इच्छा है, देर इज अ डिजायर. आपके पास अगर 20 लाख रुपए होंगे तो आप अभी के अभी शॉपकीपर को दोगे, आपके पास विलिंगनेस है. लेकिन शायद हमारे पास एबिलिटी ना हो, या फिर एक पर्टिकुलर प्राइस हमको पता ना हो. तो बहुत सारी ये 5 में से अगर कोई भी एक चीज अगर मिसिंग होती है तब हम लोग उसको डिमांड नहीं बोल पाते. टू सम अप, डिमांड इज द क्वांटिटी जो कंज्यूमर का डिजायर होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे होना चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ये 5 चीजें जब होती है तब जाके हम लोग उसको बोलते हैं डिमांड. सो डिमांड हो सकता है दो टाइप का. इट कैन बी इंडिविजुअल डिमांड एंड इट कैन बी मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड जैसे हम लोग को नाम सजेस्ट कर रहा है, एक इंडिविजुअल इंसान अलग अलग प्राइसेस में कितना खरीदना चाहेगा उसको बोला जाता है इंडिविजुअल डिमांड. ठीक है. लेट्स से चिप्स का पैकेट 10 रुपए का आता है, तो अगर किसी से पूछा जाएगा कि भैया जब 10 रुपए का आता है आप कितने पैकेट्स खरीदना चाहोगे, तो वो स्टूडेंट मेरे को बोल रहा है कि सर मैं 50 पैकेट्स खरीदना चाहूंगा. दैट इज द इंडिविजुअल डिमांड. अगर मैं उससे पूछता हूँ कि अगर ये चिप्स का पैकेट का प्राइस बढ़ के 20 रुपए हो जाता है, अब तुम कितना खरीदना चाहोगे, वो मेरे को बोलेगा कि सर अब मैं शायद 30 पैकेट्स खरीदना चाहूंगा. दैट इज इंडिविजुअल डिमांड. एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे कितना डिमांड करना चाहेगा, एंड बाय डिमांड हम लोग का मतलब है डिजायर, विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे एट ए पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड. ऑन दी अदर हैंड, मार्केट डिमांड किसको बोला जाता है? कि मार्केट में वो अकेला स्टूडेंट ही कंज्यूमर नहीं है, मार्केट में देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, हर कोई 10 रुपए में कुछ ना कुछ पैकेट्स खरीदना चाहते हैं. तो पूरे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए, तो जब प्राइस 10 रुपीज था, पूरा मार्केट में डिमांड है लेट्स से 10,000 पैकेट्स. जब प्राइस बढ़ के 20 रुपए हो जा रहा है, पूरे मार्केट में डिमांड है लेट्स से 9,000 पैकेट्स. दिस इज मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. So after this, let us talk about the factors that affect market demand and the factors that affect individual demand. So let's talk about factors affecting individual demand. अब सर इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड? बच्चा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड का मतलब यही होता है कि वो क्या सारी चीजें हैं जो आपकी डिमांड को इम्पैक्ट कर सकती है. ठीक है. सबसे पहला फैक्टर जो आपके डिमांड को इम्पैक्ट कर सकती है, आपका डिमांड का मतलब क्या है? आप कितना खरीदने वाले हो, उसको क्या क्या चीजें इम्पैक्ट कर सकती है. सबसे पहला चीज जो आपकी डिमांड को इम्पैक्ट करेगी वो प्राइस ही होगा इटसेल्फ. प्राइस ऑफ द गुड. आप चिप्स का पैकेट खरीदने जा रहे हो, 50 पैकेट खरीदते, आपका बर्थडे है, सारे दोस्तों में आप बांटना चाहते हो. आपके घर वाले आपको 10 रुपए करके 500 रुपए दिए कि बोले 10 रुपए का एक पैकेट आता है, जाके 50 पैकेट लेकर आ जाओ, कल स्कूल में कॉलेज में जाके अपने दोस्तों को बांट देना. अब जब शॉपकीपर के पास पहुंचे, शॉपकीपर बोलता है कि प्राइसेस बढ़ गया है, अब एक चिप्स का पैकेट का
कॉस्ट है लेट्स से 20 रुपीज, या फिर आप शॉपकीपर ये भी बोल सकता है कि प्राइसेस कम गया है, कि अब एक चिप्स का पैकेट का दाम है 5 रुपए। तो पहले 10 रुपए का पैकेट था, आपने सोचा था अपने 50 क्लासमेट्स के लिए आप चिप्स लेकर जा रहे हैं, 500 रुपए खर्च करते। अब शॉपकीपर बोल रहा है कि प्राइसेस हैज रिड्यूस्ड एंड प्राइस अब बन गया है 5 रुपए। तो अब भी अगर आप 50 पैकेट खरीदोगे तो आपको सिर्फ 250 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे सोच रहे हो कि हर एक फ्रेंड को आप दो दो अलग अलग फ्लेवर्स का चिप्स का पैकेट दोगे। तो आप अब 50 पैकेट नहीं खरीद के अब आप 100 पैकेट खरीद रहे हो, एंड यू आर स्पेंडिंग लेट्स से द सेम अमाउंट ऑफ मनी। सो सबसे पहला चीज जो आपके डिमांड को अफेक्ट किया वो प्राइस। और इस वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब प्राइस फॉल किया तब आप ज्यादा पैकेट्स को खरीद रहे हो। ठीक है, जरूरी थोड़ी आप ज्यादा चिप्स का पैकेट ही खरीदो, आप चॉकलेट्स भी खरीद सकते हो, आप कुछ और भी खरीद सकते हो, या पैसे भी आप लेकर आ सकते हो। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चा, कि जब प्राइस कम होता है तब आप ज्यादा चीजों को अफोर्ड कर सकते हो, आप ज्यादा यूनिट्स को खरीद सकते हो। सो दैट इज द फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल डिमांड, दैट इज प्राइस ऑफ द गुड। Let's move to the second factor that affects individual demand. That is price of the related goods. प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में हम लोग दो अलग अलग टाइप के गुड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सर गुड्स तो समझ में आ गया, अब ये रिलेटेड गुड्स क्या होता है? तो दो अलग अलग टाइप के रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एक एग्जांपल लूंगा, फिर आपको इसके डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एक एग्जांपल हो जाता है लेट्स से कोक एंड पेप्सी। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एक एग्जांपल दूंगा, फिर आपको मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगा। इसका एग्जांपल हो गया लेट्स से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टी एंड शुगर, और यू कैन ऑल्सो से दैट पेन एंड इंक। ठीक। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, अब कोक एंड पेप्सी देख के हम लोग को समझ में आ गया होगा सर ये तो एक जैसा गुड्स है। यस एग्जैक्टली, सब्स्टिट्यूट गुड्स वही होते हैं जो कि एक जैसे होते हैं। आप कोक पियो या फिर आप पेप्सी पियो, बात एक ही है। दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो कोक एंड पेप्सी एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल हो गया। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, आप सोच के नीचे कमेंट में बताइए एक दो और सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। मूविंग टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? ये वो सारे गुड्स होते हैं विच आर यूज टुगेदर, जिसको आप एक साथ यूज करते हो। जैसे कि टी एंड शुगर एक साथ यूज किया जाता है, पेन एंड इंक एक साथ यूज किया जाता है। सो इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो हमने दो अलग अलग टाइप के रिलेटेड गुड्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, दीज आर द गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। एंड सेकेंडली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये किस टाइप के गुड्स हैं? ये वो सारे गुड्स हैं विच आर यूज टुगेदर। तब आप मेरे को एक बात बताइए, अगर कोक का प्राइस बढ़ेगा, इफ द प्राइस ऑफ कोक इंक्रीजेस, व्हाट विल हैपन टू द डिमांड ऑफ पेप्सी? पेप्सी के डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट करेगा? अगर कोक का प्राइस बढ़ गया तो पेप्सी का डिमांड भी बढ़ जाएगा। सो एक चीज हम लोग को समझ में है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में दोनों के प्राइस और डिमांड के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर पेप्सी का कोक का प्राइस बढ़ रहा है, कि लेट से पहले दोनों ही 10 रुपए का आता था, कोक भी 10 रुपए का आता था, पेप्सी भी 10 रुपए का आता था। अब कोक का प्राइस बढ़ के हो गया लेट से 15 रुपए। तो अब क्या होगा, बहुत सारे लोग जो कि पहले कोक को कंज्यूम कर रहे थे और वो लोग कोक कंज्यूम नहीं करके अब वो लोग पेप्सी को कंज्यूम करने वाले। सो पेप्सी का डिमांड भी बढ़ गया। सो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट, दोनों के बीच में किस टाइप का रिलेशन है? दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, कि इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड भी बढ़ने वाला है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पेन एंड इंक का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सो सोच के मेरे को बताइए पेन और इंक के प्राइस और डिमांड के बीच में क्या इंपैक्ट होगा? वी ऑलरेडी नो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये वो सारे गुड्स हैं विच आर यूज टुगेदर, आप दोनों को एक साथ ही यूज करोगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, हम लोग लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ माउस को यूज करते हैं। सो लैपटॉप एंड माउस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। फोन के साथ आप चार्जर को यूज करते हो, फोन एंड चार्जर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, सो अगर पेन का प्राइस बढ़ जाएगा, इफ द प्राइसेस ऑफ पेन इंक्रीजेस, व्हाट डू यू थिंक विल बी द इम्पैक्ट ऑन इंक? इंक के डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? इंक का डिमांड भी कम जाएगा। सो द डिमांड फॉर इंक विल फॉल। अब बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगा सर यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग को एक फोन का एग्जांपल लेकर बोलते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन के साथ हम लोग को चार्जर यूज करना पड़ता है। कंपनी ने एक ऑफर निकाला वेयर दे आर सेलिंग अ स्मार्टफोन ओनली फॉर 100 रुपीज। अनबिलीवेबल राइट, कि एक स्मार्टफोन बेचा जा रहा है विथ ऑल दी एडवांस्ड फीचर्स एंड एवरीथिंग, 100 रुपए में बेचा जा रहा है वो स्मार्टफोन को। ठीक है, लेकिन कैच क्या है?
तो अब आप मेरे को एक चीज बताइए, कैच के बारे में बात करेंगे। अगर 100 रुपए उसका प्राइस होता है तो बहुत ज्यादा डिमांड होगा, अब हर कोई खरीदना चाहेगा, और एक नहीं, दो नहीं, 10-10 खरीद के घर लेकर आने वाले। ठीक है। लेकिन कैच यहाँ पे ये है कि उस स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए आपको एक स्पेशल चार्जर ही चाहिए। और स्पेशल चार्जर कितने का आ रहा है ना, स्पेशल चार्जर 1 लाख रुपए का आ रहा है। एक चार्जर 1 लाख रुपए का ही आ रहा है। ठीक है। तो अब मेरे को बताइए, अब स्मार्टफोन की डिमांड के ऊपर क्या होगा। जो कुछ समय पहले तक लोग बोल रहे थे हम घर में 10-10 तो स्मार्टफोन लेकर आएंगे, अब वो शायद एक भी ना लेकर आए। तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आता है कि जब प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर द गुड फॉल्स। आर वी क्लियर? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के में प्राइस और डिमांड के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दैट ब्रिंग्स अस टू द थर्ड डिटर्मिनेंट या फिर थर्ड फैक्टर दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल डिमांड, और ये है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का इनकम भी तो डिमांड को अफेक्ट करेगा। दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन, अमेजोन का मालिक जेफ बेजोस, आई एम सो सॉरी, ये तो ओल्ड आउटडेटेड डेटा है, दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है अभी? इलॉन मस्क, यस, टेस्ला का ओनर इलॉन मस्क। तो उस बंदे के लिए डिमांड ज्यादा होगा कि मेरे लिए डिमांड ज्यादा होगा? ऑब्वियसली उस बंदे के लिए डिमांड ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका इनकम बहुत ज्यादा है। सो इनकम की वजह से भी डिमांड अफेक्टेड होता है, ये हम लोग को समझ में आ रहा है। एक इंसान का अगर इनकम ज्यादा रहेगा तो ही विल डिमांड मोर, एक इंसान का अगर इनकम कम रहेगा तो ही विल डिमांड लेस। ठीक है। सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, और ये दो अलग अलग गुड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हम लोग के पास समथिंग नोन एज नॉर्मल गुड एंड समथिंग नोन एज इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड का मतलब क्या होता है? नॉर्मल गुड का मतलब होता है, चलिए इसको शॉर्ट में ना हम लोग एनजी लिख रहे हैं। ठीक है। और उसको शॉर्ट में हम लोग आईजी लिखेंगे। सो नॉर्मल गुड का मतलब क्या होता है? अगर एक कंज्यूमर का इनकम बढ़ रहा है और वहीं पर वो किसी चीज का डिमांड को बढ़ा रहा है, उसके लिए वो गुड क्या बोला जाता है? उसके लिए वो गुड बोला जाता है कि दैट इज अ नॉर्मल गुड। और वहीं पर इंफीरियर गुड किसको बोला जाता है? अगर एक कंज्यूमर का किसी इनकम बढ़ रहा है और वो किसी भी चीज का डिमांड को कम कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर गुड। तो एक चीज ध्यान दो बच्चा, पिछले वाले केस में रिलेशनशिप था प्राइस और डिमांड के बीच में, इस वाले केस में रिलेशन है इनकम और डिमांड के केस में। सो पिछला वाला प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलो या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलो, यहाँ पे आप दो अलग अलग गुड्स को देख रहे हो, दोनों के प्राइस और डिमांड को आप कंपेयर कर रहे हो। लेकिन इनकम ऑफ द कंज्यूमर के हिसाब से जो दो टाइप के गुड्स बनते हैं, नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड, यहाँ पे आप रिलेशनशिप देख रहे हो इनकम और डिमांड के बीच में, प्राइस के बारे में यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा। तो अगर एक कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, या फिर इनकम कमता है, डिमांड कमता है, मतलब इनकम और डिमांड के बीच में अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल गुड। वहीं पर अगर इनकम बढ़ता है और किसी एक कमोडिटी का डिमांड वो कम कर रहा है, या फिर इनकम कमता है, किसी एक कमोडिटी का डिमांड वो बढ़ा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर गुड। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है। सो मार्केट में दो अलग अलग टाइप का कोक अवेलेबल है, एक तो नॉर्मल कोक आता है और एक डाइट कोक आता है। ठीक है। तो अभी लेट्स से कि आप हर दिन एक कोक पी रहे हो, ठीक है, और डाइट कोक क्योंकि थोड़ा महंगा आता है तो आप इसको कभी कभार एक दो पी लेते हो। ठीक है। तो अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका इनकम बढ़ने से आप ज्यादा से ज्यादा आप डाइट कोक पीना चाहोगे, तो आपके लिए डाइट कोक क्या हो गया? आपके लिए डाइट कोक हो गया नॉर्मल गुड। इनकम बढ़ने से आपने क्या किया? डाइट कोक का डिमांड बढ़ा दिया, एंड दैट इज वाई डाइट कोक को यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल गुड। वहीं पर इंफीरियर गुड क्या हो जाएगा? ये जो नॉर्मल कोक था, आपका इनकम बढ़ा तो आपने क्या किया? डाइट कोक ज्यादा पीना स्टार्ट किया, और ये नॉर्मल कोक को कम हम लोग पीने लगे, तो ये जो कोक है नॉर्मल कोक, इसको हम लोग बोलेंगे इंफीरियर गुड। सो आई होप हम लोग को तीसरा वाला पॉइंट इनकम ऑफ द कंज्यूमर के अंदर नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड अच्छे से क्लियर है। मूविंग टू फोर्थ पॉइंट, दैट इज yes, moving to fourth point, that is tastes and preference. सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी एक इंडिविजुअल के डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है सर? टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब यही होता है बच्चा कि अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के हैंडलूम्स को यूज किया जाता है, अलग अलग टाइप के साड़ीज को यूज किया जाता है। ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे उड़ीसा में संबलपुरी साड़ी को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो संबलपुरी साड़ी का डिमांड उड़ीसा में ज्यादा रहेगा। ऑब्वियसली गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, वो सारे स्टेट्स में ज्यादा नहीं रहने वाला। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी एक इंडिविजुअल के डिमांड को अफेक्ट करता है। दैट इज पॉइंट नंबर 4। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 5 इज द एक्सेप्शंस, एक्सपेक्टेशंस
ऑफ फ्यूचर चेंज इन प्राइस। ये पॉइंट का क्या मतलब है? ये पॉइंट का यही मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस कमने वाला है, तो आप क्या करेंगे? आप अभी अपना डिमांड को कम कर देंगे। और एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है? लेट्स से आप एक नया फोन खरीदने जा रहे हो, 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, आप एक फोन खरीदने जा रहे हो। अभी आप जा ही रहे हो, घर से पैसे लेके, पापा ने आपको दे दिए पैसे कि जा बेटा जाके 20,000 का फोन लेकर आ जाओ। आप घर से निकल चुके हो, आप शॉप के बाहर जस्ट पहुंचे हो कि आपका एक दोस्त मिल गया, और आपका दोस्त आपको बोलता है कि भाई तुम अभी फोन मत खरीदो, कुछ दिन के बाद बिग बिलियन डे सेल लगने वाला है, Amazon में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लगने वाला है, और ये सेम फोन आपको 14,000 रुपए में मिल जाएगा। तो आप अभी डिमांड करने वाले थे, लेकिन जब आपको पता चला कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाला है, तो आपने क्या किया? आपने अभी अपना डिमांड को कम कर दिया। एंड दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंज इन प्राइस। तो अगर हमको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कमेगा, तो हम अभी अपना डिमांड को कम कर देते हैं। एंड कन्वर्सली, अगर हमको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेगा, तो हम अभी अपने डिमांड को बढ़ा देते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 5। तो ये 5 चीजें थी जो कि इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करती है। कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, डिमांड 2 टाइप का हो सकता है, एक इंडिविजुअल डिमांड हो सकता है, एक मार्केट डिमांड हो सकता है। सो इंडिविजुअल डिमांड को ये 5 चीजें अफेक्ट करती है। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड को, सर क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है? सो मार्केट डिमांड को भी ये सेम 5 चीजें तो अफेक्ट करती ही करती है, उसके साथ और 3 चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाला है। सो मार्केट डिमांड को टोटल में देयर आर 8 फैक्टर्स, जिसमें से 5 हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं और 3 अभी हम लोग नया देखने वाले हैं। सो 5 जो ऊपर पढ़े हैं उसका नाम क्या है? सबसे पहला, प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंज इन प्राइस। लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 6, जो कि मार्केट डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 इज साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब क्या है? कि मार्केट में कितने लोग हैं, एक देश में कितना पॉपुलेशन है। तो अगर साइज बहुत ज्यादा रहेगा तो डिमांड भी बहुत ज्यादा रहेगा। अगर एक देश में बहुत कम लोग हैं तो डिमांड भी काफी कम रहने वाला है। कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो कॉम्पोजिशन कैसा है? कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने सीनियर सिटीजन हैं। तो अगर एक पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा सीनियर सिटीजन रहेंगे, तो सीनियर सिटीजन को चलने के लिए लाठी चाहिए रहता है, क्रचेस चाहिए रहता है। ठीक है, तो फिर अगर एक कंट्री के पॉपुलेशन में या फिर अगर एक मार्केट के पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा सीनियर सिटीजन है, तो उसके वजह से वहां पे वो सारे प्रोडक्ट्स जो कि सीनियर सिटीजन यूज करते हैं उसका डिमांड ज्यादा रहेगा। सो दैट इज पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 इज सीजन एंड वेदर। ठीक है, अगर ठंड का दिन आ जाएगा तो मार्केट में विंटर वेयर्स का डिमांड ज्यादा रहेगा। अगर मानसून आ जाएगा तो मार्केट में अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स का डिमांड ज्यादा रहेगा। तो सीजन किस टाइप का चल रहा है, किस टाइप का वेदर है, ये भी आपके मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। मार्केट डिमांड मतलब पूरे टोटल मार्केट में कितना यूनिट्स को लोग खरीदना चाहते हैं। एंड फाइनली, लास्ट पॉइंट ऑफ मार्केट डिमांड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, बहुत बच्चों को इस पॉइंट में डाउट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। यहाँ पे बच्चे हम लोग बात करते हैं इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। अब सर ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? रिच और पुअर के बीच के गैप को इनकम इनइक्वालिटी बोला जाता है। अगर एक पुअर के पास 1,000 रुपए है और वो रिच के पास 10,000 करोड़ है, दिस इज इनकम इनइक्वालिटी। रिच और पुअर के बीच में कितना गैप है? यहाँ पे देखो, 1,000 रुपए कहाँ पे है, 10,000 करोड़ कहाँ पे है, दोनों के बीच में कितना गैप है? इसको इनकम इनइक्वालिटी बोला जाता है। तो अगर एक कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी ना हो, तो उस कंट्री में मार्केट डिमांड ज्यादा रहता है। लेट मी रिपीट, अगर एक कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी ना हो तो उस कंट्री में डिमांड ज्यादा रहता है। और वहीं पर अगर एक कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी हो, दैट इज लोग बहुत रिच हैं या फिर बहुत पुअर हैं, तो उस कंट्री में डिमांड कम रहता है। सो इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल लेवल में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में मार्केट डिमांड कम है। चाइना के बारे में बात करें तो चाइना एक कंट्री है जहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी कम है, इंडिया के मुकाबले काफी कम है, और वहां पे मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा है। सो ये था मार्केट डिमांड के कुछ फैक्टर्स, एंड ये थे इंडिविजुअल डिमांड के कुछ फैक्टर्स। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट डिमांड फंक्शन, वी विल टॉक अबाउट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो इसको जल्द से जल्द लाइक करिए, शेयर करिए, एंड हम लोग बहुत जल्दी एक नए वीडियो को भी ड्रॉप करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।